टाइम्स जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में हमने देख लिया था कि क्या होते हैं, कोज देख लिया था। एक बार वापस रिवीजन करवा देती हूँ। जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसको हम बोन की प्रॉब्लम बोलते हैं और माइलॉइड की प्रॉब्लम भी बोलते हैं और स्टेम सेल में प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या होता है, पानसाइटोपेनिया होता है। पानसाइटोपेनिया मतलब होल सेल अब्सेंट इन ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सबकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होती है वो अनइफेक्टेड होती है। और हमने बताया था कि माइलोड प्रोलिफिकेशन नहीं हो पाता है, मतलब ये उसमें से जो बनना चाहिए था प्रोडक्ट वो नहीं बन पाता है। उसकी कमी से बोन मेरो में ही कमी आने की वजह से ही ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं बन पाती है। ये सब कुछ था एप्लास्टिक एनीमिया। और एप्लास्टिक की मतलब एनवायरनमेंट इंसल्ट कौन करता है, तो एनवायरनमेंट इंसल्ट कैसे होती है, केमिकल, फिजिकल और वायरल की वजह से एनवायरनमेंट इंसल्ट होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन था वो ज़रूरत से ज़्यादा जो नॉर्मल बना रहा था सेल, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ट्यूमर सप्रेसिव जीन, उसमें क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल सेल डिवीज़न कर रहा था, जो ज़्यादा सेल हो रही थी उसको खा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नहीं, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो पहले कम खाता था, जितनी ज़्यादा बनती थी उतनी ही खाता था। अब क्या है, जो बन रही है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। ट्यूमर जो बन रही है उसको भी ख़त्म कर देता है और बन भी कम रही है, तो इस वजह से ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और ऐसा कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल में हमने 3 चीज़ बताई थी, फॉनकिन सिंड्रोम बताया था, उसके अंदर हमने बताया था हाइपो प्रोलिफिकेशन की वजह से, डीएनए सिंथेसिस प्रॉब्लम की वजह से, डैमेज इन किडनी, स्प्लीन की वजह से ऐसा हो सकता है। और एक्वायर्ड के हमने क्या बताया था, एक्वायर्ड में कोई वो यूज़ करते हैं ना ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, कैंसर के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग्स, मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही केमिकल्स होते हैं। इडियोपैथी भी होता है मोस्ट कॉमन तो। और फिर जो केमिकल्स होते हैं डोज रिलेटेड, माइलो सप्रेशन, इडियोसिंथेसिस जो सप्रेशन करते हैं, जो सिजोफ्रेनिया के लिए जो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ होती हैं और जो कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करने वाली दवाइयाँ होती है, वो सब भी एप्लास्टिक एनीमिया कोज करती है। डोज रिलेटेड इंक्रीज डोज करते हैं तो माइलो सप्रेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रेडिक्टेबल होता है, हमको पता होता है। और रिवर्सिबल होता है, क्योंकि डोज कम करने से पे इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाएंगे, एप्लास्टिक एनीमिया कम हो जाएगा बॉडी में। लेकिन कुछ ड्रग्स है जो इडियोसंस्क्रेटिक ड्रग है, जो कि हम वेरी स्मॉल अमाउंट में देते हैं, लेकिन उसका भी क्या हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत हाई होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, इरिवर्सिबल होता है एक बार होने पे क्या। और इसका एग्जांपल क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन था। इसमें क्या हो जाता है कि अगर ये दवाई ली और अगर किसी को हो गया तो वापस हम उसको इरिवर्सिबल नहीं करेंगे, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया, पानसाइटोपेनिया हो जाएगा। क्लोरोमाइफेनिस ड्रग्स थी, फिजिकल में रेडिएशन, यूवी फिर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेक्शंस एप्लास्टिक एनीमिया के। एप्लास्टिक एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेक्शन क्या होगा, एक तो पानसाइटोपेनिया हो जाएगा। पानसाइटोपेनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सबकी संख्या कम हो जाएगी। एनीमिया मतलब क्या हो जाएगा, पैलोर मतलब फीका। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में कमी हो जाएगी। टेकीकार्डिया, हार्ट ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगे। और ट्रैकीपनिया का मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। फटीग, वीकनेस होगी। डिस्पनिया एंड एक्सेशन होगा। और क्या हो जाएगा, आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी। आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा।
क्लिनिकल मैन्युफैक्चर में क्या होगा मैंने बता दिया, पानसाइटोपिनिया, एनीमिया, पोलर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेकिकार्डिया, ट्रैकिपनिया, फटीग और डिस्पेनिया और एग्जेक्शन हो जाएगा। आरबीसी की कमी हो जाएगी। एप्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी। ल्यूकोपीनिया बोलते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी को। न्यूट्रोफिन भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो जाएगा और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। सोर थ्रोट बढ़ जाएगी, पेंचेडिस्टी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, थर्मोसाइटोपिनिया हो जाएगा, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट हो जाएगा, ब्लीडिंग रिस्क होगी, पटेची, प्रिपोरा, इसाइसोमिस, इपिएटिसिस, हिमेटोयूरिया, हीमोपाइटिसिस होगा, हीमेटोमेस होगा यानी कि नाक से ब्लीडिंग होना, नोज से ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लीडिंग आना, स्टूल में ब्लीडिंग आना और वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। थेमोब्लास्टोपीनिया की वजह से प्लेटलेट्स की संख्या अगर शरीर में कम हो जाए तो। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, आरबीसी लेस आएगी, उसमें हीमोग्लोबिन लेस आएगा, डब्ल्यूबीसी लेस आएगी और प्लेटलेट्स कम आएगी। इसमें क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी कम हुई है, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूबीसी लड़ते लड़ते कम हुई है। और पीबीएफ और बीएफएम करेंगे, नॉर्मेसाइट करेंगे और नॉर्मोक्रोमिक करेंगे और एमसीवी नॉर्मल रहेगा और एमसीएच भी क्या रहेगा? नॉर्मल, यानी कि जो आरबीसी है उसका कलर और शेप दोनों नॉर्मल रहेंगे। फिर एक कंफर्म डायग्नोसिस क्या है? बोन मेरो एस्पिरेशन। कंफर्म डायग्नोसिस क्या होता है? किसका? एप्लास्टिक एनीमिया का। बोन मेरो एस्पिरेशन करना। इसमें मोस्ट कॉमन बोन मेरो एस्पिरेशन में मोस्ट कॉमन क्या होता है? एंटीरियल। दो होते हैं, एंटीरियल पोस्टीरियर। एंटीरियल होता है मोस्ट कॉमन, अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीरियल ना हो तो पोस्टीरियल करते हैं। और सबसे ज़्यादा इलियक क्रश से हम बोन मेरो एस्पिरेशन करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर। और स्टर्नम से हम चाइल्ड के लेते हैं और प्रॉक्सिमल टिबिया इससे हम इन्फेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर है बोन मेरो ट्रेपिन बायोप्सी। बोन मेरो ट्रेपिन बायोप्सी का मतलब होता है, इसमें भी हम इलियक क्रस्ट लेते हैं, पोस्टीरियल से लेते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन इंटीरियल था, लेकिन अगर ओबेस पेशेंट हो जिसकी मतलब कि वेट ज़्यादा हो, ओबेस पेशेंट हो तो उसकी बायोप्सी हम इंटीरियल पार्ट से ही लेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल है तो हम बोन मेरो ट्रेपियन बायोप्सी हम क्या करेंगे? पोस्टीरियल से लेंगे, इलियक क्रस्ट से। और नोकल एनेस्थीसिया देते हैं पहले, और उससे पहले एनपीओ रखते हैं। पेन तो होता ही है, पॉन पोजीशन देते हैं। बायोप्सी से प्लेटलेट्स, बायोप्सी से पहले हम प्लेटलेट चेक करते हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट कम रही तो पेशेंट की क्लॉट नहीं बनेगा, बाद में ब्लीडिंग ही आती रहेगी, मतलब कि क्लॉटिंग नहीं होगी, बाद में ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। इसलिए पहले हम प्लेटलेट चेक करेंगे, प्लेटलेट का लेवल देखेंगे। अगर प्लेटलेट सही रहा तो ही करेंगे, और नहीं सही रहा तो पहले हम ब्लड चढ़ाएंगे, उसकी प्लेटलेट सही लाएंगे और फिर हम बोन मेरो ट्रेपियन बायोप्सी करेंगे। ये नॉर्मल होगा तो ही हम बायोप्सी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रहेगी, नहीं रुकेगी। फिर एक प्री बायोप्सी क्या करेंगे? कंसेंट लेंगे, पार्ट प्रिपरेशन करेंगे, जिस जगह पे हमें बायोप्सी लेनी है वो पार्ट प्रिपरेशन करेंगे, और वहाँ पे फिर नोकल एनेस्थीसिया देंगे और लिग्नोकेन देंगे 2%। हर टेस्ट के लिए देते हैं। जब भी हम नोकल एनेस्थीसिया करेंगे उससे पहले हम एलर्जी की जांच करेंगे कि इससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लॉगिन 2% देंगे। फिर हम पोस्ट बायोप्सी क्या करेंगे? बायोप्सी साइड असिस्ट करेंगे और हेमरेज के लिए असिस्ट करेंगे और हेमेटोमा के लिए असिस्ट करेंगे, और उस स्थान पे, उस जगह पे इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए असिस्ट करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में ब्लड प्रोडक्ट होल ब्लड देंगे, पैक्ड रेड
ब्लड सेल देंगे, पीटी पीएलटी ट्रांसफ्यूज़न, एसटीपी और आरडीपी करेंगे, सिंगल डोनर प्लेटलेट और डबल डोनर प्लेटनर। सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी कि और रैंडम एकदम से प्लेटलेट लगाना और सिंगल डोनर प्लेटलेट लगाना पीएलटी ट्रांसफ्यूज़न में। और फ्रेश फ्यूज़न प्लाज्मा, फ्रेश फ्यूज़न प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। ये सब कुछ इसका ट्रीटमेंट है किसका, बोन मेरो बायोप्सी का। इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन में क्या करेंगे, इरिथ्रोपोइटीन क्या करेगी, हेल्प करेगी इरिथ्रोपोइसिस में। इसमें ये इरिथ्रोपोइटीन का इंजेक्शन आता है जिसे हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं, जो कि रीनल फेलियर पेशेंट में देते हैं और एप्लास्टिक एनीमिया में भी देते हैं। कौन से, इरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शन आते हैं जो कि सबक्यूटेनियस और रीनल फेलियर के पेशेंट में और एप्लास्टिक पेशेंट में देते हैं। फिर है ग्रेनुलोसाइड कोलोन स्टिमुलिंग फैक्टर, ग्लेनुसाइड कोलोन स्टिमुलेटेड फैक्टर, जो कि डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज़ करता है और ये भी सबक्यूटेनियस लगाते हैं। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, एक आती है फेल्ग्रिटिम ड्रग आती है जो कि हेल्प करती है डब्ल्यूबीसी के इंक्रीज़ को। और अगर किसी की एज किसी पेशेंट की, ओल्ड पेशेंट है जिसकी एज 55 से ज़्यादा है, तो उसमें हम बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन या बोन मेरो एस्पिरेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत रिस्की होता है। ओनली अडल्ट पेशेंट में करेंगे, ओल्ड पेशेंट में नहीं करेंगे। उनको एटीजी इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी बोन मेरो जैसे ही होता है और बहुत कॉस्टली होता है। एंटीथायमोसिन और थाइमोप्रोटीन के ग्लोबिन का इंजेक्शन आता है, एटीजी इंजेक्शन, जो कि 55 ईयर के ज़्यादा पेशेंट को लगाया जाता है। उनमें बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाता है। और फिर है HSCT यानी कि हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द अप्लास्टिक एनीमिया। जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है वो क्या है, एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट है किसका, एप्लास्टिक एनीमिया का। फिर नर्सिंग केयर क्या करेंगे हम एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में, एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी बच्चे को है तो हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे और इस डिजीज़ के बारे में बताएंगे। असिस्ट द क्लाइंट फॉर एनीमिया एंड ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और एनीमिया को असिस्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और विथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। फिर क्या, इन्फेक्शन प्रिकॉशन शुड बी टेकन। इन्फेक्शन को कम करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी की वजह से होता है। और अगर हम हैंड हाइजीन करें, हैंड हाइजीन में दो होता है, एक तो सर्जिकल और एक मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, हैंड वॉश करते हैं सोप विथ वाटर 40 से 60 सेकेंड नॉर्मली, और सैनिटाइज़र से अगर हम रब करते हैं हाथ को तो 20 से 30 सेकेंड करेंगे। इसमें 7 स्टेप होता है और इसमें 5 मूवमेंट होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर कैरिड एनी प्रोसीजर, और फिर है आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग सराउंडिंग, आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, ब्लड, जो भी ब्लड है उसके अगर हम बॉडी या ब्लड फूड के कांटेक्ट में आए तो भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। फिर क्या है, आइसोलेशन,
रिवर्सिबल आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम पेशेंट के पास जाने से उसकी डब्ल्यूबीसी कम हो सकती है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारी क्या होता है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम किसी पेशेंट के पास जाके आए हैं तो हमारे में इन्फेक्शन हो सकता है अगर हमने हैंड वॉशिंग नहीं की है, प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया है, तो हमसे पेशेंट में क्या हो सकता है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो सकती है, तो उसको रिवर्स आइसोलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर से पेशेंट को बचाया जाता है, अवॉइड क्राउड विजिट। और जो एप्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट होता है उसको है ना कहीं मेले या कहीं पे भी क्राउड जगह में नहीं जाना है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन का चांस होएगा, इन्फेक्शन होगा तो उसकी जो आरबीसी है वो भी कम हो जाएगी लड़ते लड़ते, इस वजह से प्लेटलेट भी कम हो जाएगी। और कहीं बाहर जाना हो तो यूज़ मास्क, अवॉइड रे वेजिटेबल, जो मतलब कि सूखी सब्ज़ी आती है जिसको पका के नहीं खा सकते, वैसी सब्ज़ियाँ यूज़ नहीं करती हैं, कच्ची सब्ज़ियाँ यूज़ नहीं करनी है, फूलों से अवॉइड रहना है पेशेंट को, और कच्ची सब्ज़ियाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर कच्ची सब्ज़ियाँ यूज़ की पेशेंट ने तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लीडिंग प्रिकॉशन यूज़ करना है, अवॉइड आईएम इंजेक्शन, और पेशेंट को आईएम इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, और अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर, और कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, प्लेटलेट की कमी है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकता है, तो इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करेंगे। एक्सप्लेन डेंजर साइन, और जो भी डेंजर साइन होते हैं उन सबको पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। आगे हीमोफीलिया, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।